हेलो आप सब स्टूडेंट्स को जो भी ऑनलाइन हमको इस वक्त देख रहे हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल में। और आज हम जो टॉपिक लेंगे वो क्लास 9th का लेंगे और टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिज़िक्स में। और मैं प्लीज़ आपको यही कहूँगी कि अगर कुछ आपको समझ ना आए या कहीं क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे लाइव उसको पूछें, क्योंकि लाइव आने का फ़ायदा ही यही है कि हम आपका जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी क्वेरी हैं आपकी ऑनलाइन ले सकें। क्योंकि कई बार हम पढ़ते तो हैं चीज़ों को, लेकिन बहुत अच्छे से हमें नहीं समझ आती, हमें नहीं समझ आता हम किससे पूछें, क्या पूछें। तो इसीलिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम आप अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं हमसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं। तो मैं जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आपकी जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछिए। जिस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, तो मैं आपका उसी टाइम कोशिश करूंगी कि उसी टाइम दे दूं जवाब। अगर नहीं दे पाई तो मैं लास्ट में ज़रूर आपकी क्वेरीज को पुटअप करूंगी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक क्लास 9th के फिजिक्स में से, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम समझते क्या है, जैसे ही आपकी लाइट जो है जब भी किसी सरफेस पे टकराएगी, तो जैसे ही टकराएगी वो रीबाउंड हो जाएगी। क्यों होगी रीबाउंड? तभी होगी जब आपकी वो सरफेस जो है वो उस लाइट को एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि रिफ्लेक्शन तभी होगी अगर जो सरफेस है वो आपकी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, हम ये कह सकते हैं कि लाइट आई, टकराई और टकरा के चली गई, तो ये हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये फिनोमिना हम अपने प्लेन मिरर्स में देखते हैं। जो भी आप मिरर में आपको इमेज मिलती है उसमें आपकी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आपकी जो इमेज है आपको सामने मिल रही है आपके, तो वो आपकी रिफ्लेक्शन है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि आपकी लाइट जो पड़ रही है सरफेस पे वो बाउंस बैक हो रही है। किसी भी एंगल पे आपकी लाइट जा रही है, अगर आपकी लाइट इस एंगल पे आ रही है तो आपके ऐसे जा रही है, तो और जिस एंगल पे लाइट पड़ेगी उसी एंगल से वापस भी जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। पर आपकी अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो यानी आपकी लाइट जो है जब भी किसी सरफेस पे पड़ेगी और वो सरफेस उसको एब्जॉर्ब ना करके उसको बाउंस बैक कर देगा, तो वो आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी। अब जैसे इस स्टेटमेंट में आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आपकी अकर्स व्हेन द वेव्स इनकाउंटर अ सरफेस। अब यहाँ पे वेव्स हमने क्यों यूज किया? वेव्स हमने इसलिए यूज किया क्योंकि आपकी जो लाइट है वो आपकी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो ये क्वेश्चन मेरा जो उन बच्चों के साथ है जो जुड़े हुए हैं कि आप वेव की कैरेक्टरिस्टिक, आप मेरे को कोई भी स्टूडेंट जो लाइव है हमें देख रहे हैं बता सकते हैं कि एक वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जब हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो वेव में क्या क्या फिनोमिना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यस ये आपकी इसके अंदर वेव नेचर है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में है तो इट मीन्स लाइट आपके इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। और वेव की कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि आपके अगर हम देखें तो ये जो आपके जो वेव का ये जो पार्ट होता है इसे हम क्रेस्ट कहते हैं। जो आपका इस तरह से लोअर पार्ट होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। और जो आपका ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है मीन पोजीशन से, ये हमारी मीन पोजीशन है। मीन से हम क्या समझते हैं, जैसे आपका कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है कि ये आपका पेंडुलम है, मान लीजिए ये इस तरफ जाता है फिर मीन पोजीशन में आता है फिर इधर जाता है, तो ये आपकी मीन पोजीशन हो गई। तो ये आपकी एक्सट्रीम हो गई। तो एक्सट्रीम से फिर ये मीन पे आता है, मीन से फिर एक्सट्रीम पे आता है, एक्सट्रीम से फिर दोबारा मीन पे आता है। तो ये एक ऑसिलेशन होती है। तो इसीलिए ये आपकी ये एक वेव का फिनोमिना है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये आपका क्रेस्ट बनाता है। तो इसी तरीके से हमें समझने की कोशिश करते हैं। तो वेव जो है इसके अंदर ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है मीन पोजीशन से, इसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। और उसके बाद आपके जो
कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि जो आपके ये जो क्रेस्ट, जैसे एक क्रेस्ट फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट, तो ये क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम आपकी वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हम आपके लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आई होप आप बच्चों को पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो आपको मैं क्लैरिटी दे देती हूँ कि आपकी जो वेव फॉर्म है आपकी लाइट की, या वेव आपकी कोई भी हो, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, इन सब में क्या है कि आपका क्रेस्ट है, फिर ट्रफ है, फिर क्रेस्ट है। दिस इज हायर डिस्प्लेसमेंट, फिर मीन पोजीशन, लोअर डिस्प्लेसमेंट, फिर आपकी हायर डिस्प्लेसमेंट। तो आपके जो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका वेवलेंथ है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी एम्पलीट्यूड है, और ये आपकी मीन पोजीशन है। इसके अलावा आपके और भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, पर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी की बात हम तब करेंगे जब हम साउंड के बारे में बात करेंगे। लेकिन लाइट की जब हम बात करते हैं तो हम आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो लाइट है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव है। अब सोच के देखिए कि जिसने पहले लाइट को वेव फॉर्म डिस्कवर किया होगा उसने क्यों कहा होगा कि लाइट का वेव नेचर है। आपने कभी देखा है कि जैसे अगर आप किसी वाटर पॉन्ड है उसमें अगर आप एक पत्थर फेंके तो उसके अंदर आपको वेव्स सी दिखती है, और वो वेव्स वहां तक जाती हैं जहां जितनी एनर्जी से आपने पत्थर फेंका होगा। तो अगर आपने जोर से पत्थर फेंका होगा तो वो वेव्स आपकी ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती हैं। अगर आपने कम एनर्जी से फेंका होगा तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका ये नेचर आया कि लाइट का भी वेव नेचर होता है। और ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था थॉमस यंग। तो मैं उनका पूरा एक्सपेरिमेंट तो खैर नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एक आपको हिंट जरूर दे दूंगी कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आपका वेव नेचर है लाइट का। आपका वेव नेचर लाइट का इसलिए भी है क्योंकि आपका जो एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया था थॉमस यंग ने, उसने ये कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व किया था बेस्ड ऑन जो आपके उसने वाटर पॉन्ड में देखा था इस तरीके से वेव ट्रैवल करती हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा था कि शायद लाइट का भी वेव नेचर होता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूं तो उन्होंने क्या किया कि टॉर्च लिया, टॉर्च से उन्होंने लाइट ली, उसके बाद उन्होंने एक सिंगल स्लिट लगाई, और उस सिंगल स्लिट के बाद थोड़े डिस्टेंस के बाद इन्होंने इस तरीके से डबल स्लिट लगवाई। तो यहां से जो लाइट ट्रेवल करी और यहाँ पे उन्होंने डिटेक्टर डाले, यहां से लाइट ट्रेवल करके जो एक्सपेक्टेड था वो यही था कि लाइट ट्रेवल करेगी और हमको दो जगह पे लाइट बैंड्स मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया तो ऐसा मिला नहीं। उनको क्या मिला, यहाँ पे ये जो डिटेक्टर है यहाँ पे इनको ऑल्टरनेट, जैसे ये लाइट बैंड मिला, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, इस तरीके का पैटर्न मिला। तो इस तरीके का पैटर्न तभी पॉसिबल था जब वेव टाइप नेचर हो आपके लाइट का। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे अगर आपका वेव टाइप नेचर है तो आपकी यहाँ से जो वेव्स आ रही हैं वो इस तरीके से होंगी, जो कि यहाँ पे जब आपके दोबारा से आपकी स्लिट पे पास करी तो फिर से आपकी ये वेव की फॉर्म में आई। उसके बाद यहाँ से भी वो वेव की फॉर्म में आएगी, तो ये ओवरलैप होगा कहीं ना कहीं। तो जहां पे आपका ओवरलैप होगा वहां पे एक, जैसे मैंने कहा वेव नेचर है, तो जहां पे दो वेव आपस में ऐसे मिल रही होंगी वहां पे एक बड़ा एम्पलीट्यूड की और वेव बन जाएगी। तो रिजल्टिंग वेव जो होगी यहाँ पे वो आपको हायर एम्पलीट्यूड की मिलेगी। तो इसीलिए आपको बहुत कंसेक्यूटिव डार्क लाइट बैंड्स मिल रहे थे। तो इस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी सीन बाय द टिपिकल ह्यूमन। The wave nature of light was first illustrated through experiments on diffraction and interference. तो ये जो फिनोमिना है ये आपका इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि दो वेव्स मिलके आपकी एक बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव बना रही है, तो ये जो है ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपको लाइट और डार्क दोनों मिल रहे हैं, तो डार्क बैंड कहाँ मिल रहा है? डार्क बैंड वहां मिल रहा है जहां पे आपके एक वेव का क्रेस्ट इस तरीके से, यहाँ पे एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ ऐसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है ये हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड आपकी मेन वेव से कम होगा, तो इस वजह से आपको डार्क बैंड मिलेगा। यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो आपको लाइट बैंड मिलेगा, और अगर आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो आपको डार्क बैंड मिलेगा। तो ये आपके इंटरफेरेंस वाले एक्सपेरिमेंट से थॉमस यंग ने ये डिस्कवर किया था कि आपकी जो वेव लाइक नेचर है आपका लाइट का, क्योंकि अगर वेव लाइक नेचर नहीं होता तो दो आपकी स्लिट से लाइट पास कर रही है, आपको दो लाइट बैंड्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको अपने एक्सपेरिमेंट में ये बिल्कुल भी नहीं मिला। उनका एक्सपेरिमेंट में जो उनको मिला कि आपने एक स्लिट रखी फिर दूसरी स्लिट रखी, लेकिन आपको ऑल्टरनेट लाइट डार्क ऐसे बैंड्स मिल रहे हैं। तो डार्क बैंड वहां मिल रहा है आपको जहां पे एक वेव का आपका क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये इस तरीके की इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको डार्क बैंड मिला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको लाइट बैंड मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम जो बोलते हैं थॉमस यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं जानती हूँ ये एक्सपेरिमेंट आपको अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, स्पेशली क्लास 9th के बच्चों को, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी हायर क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन एक थोड़ा आइडिया देने के लिए कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि वेव नेचर है आपकी लाइट वेव्स का, तो क्यों ऐसा, कैसे, कहीं से तो ये चीज ओरिजिनेट हुई होगी। तो हम वेव्स की जब बात करते हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको याद रखने चाहिए, और क्या आपका पैटर्न था जिसकी वजह से फर्स्ट हमको ये पता चला कि वेव नेचर है। अगर हम अपनी डेफिनेशन में ये यूज कर रहे हैं कि वेव नेचर है, तो हमें उसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। तो इसको हम थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप ये बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये जरूर इसको अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं तो आप अपने ऑनलाइन जाके इसको जरूर पढ़ें। तो थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आप इस एक्सपेरिमेंट को जरूर ऑनलाइन पढ़िएगा, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊं तो जरूर आप उस क्वेरी को उठाइए। और अभी भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त भी, अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। लाइव होने का फायदा ही यही है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी। ओके, इसके अलावा आपकी जो लाइट है वो हर मीडियम में ट्रेवल करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसको कोई मीडियम वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। कोई मीडिया चाहिए नहीं है लाइट को। जैसे साउंड जो है वो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करता, लेकिन लाइट आपकी वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। तो ये बहुत स्पेशलिटी है। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे, कि जब भी थंडर होता है या बारिश का मौसम होता है और बिजली गरजती है, तो आपको पहले बिजली दिखती है या पहले आवाज आती है उसकी? तो अगर जिसको भी इसका आंसर पता हो मुझे जरूर बताइए। और ये जो फिनोमिना है बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट पे बेस्ड है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करेंगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा कि आपको थंडरस्टॉर्म में आपको पहले लाइटनिंग दिखती है या पहले आवाज सुनाई देती है। अब आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत हाई है, 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है। वैक्यूम मीन्स नो एटमॉस्फेयर, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब है कि अनलाइक साउंड जो कि आपका सिर्फ आपका साउंड जो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है, गैसेस में ट्रैवल कर सकता है, उसको मीडिया चाहिए ट्रैवल करने के लिए, लेकिन लाइट को ऐसा कोई मीडिया नहीं चाहिए। आपको सिर्फ आपके वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि उसके हम लॉज पे आते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब हम बात करते हैं तो आपका सिंपल फिनोमिना ये है कि आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के जो बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस है उसको हम नॉर्मल कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है।
अब क्या है कि जब भी आपकी जो लाइट आपकी सरफेस पे पड़ रही है उसको हम आपके कहेंगे इंसिडेंट रे। जो भी आपकी लाइट सरफेस पे पड़ रही है वो आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे के बाद जैसे ही वो इस बाउंड्री से टकराएगी, एंड जो बाउंड्री है वो एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए एनर्जी, अगर वो आपके सरफेस जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो ये जो आपकी जो वेव है, जो इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। आपकी ये एरो मीन्स कि आपकी लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से वापस गई। तो ये वाली जो रे है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपका जो पहला हम बात करते हैं कि जो आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल आई बोलते हैं। एंगल आई का मतलब है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही आपका ये जो एंगल बन रहा है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल आर। तो एंगल आर जो है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपका एंगल आई और एंगल आर, ये आपको अब आपके टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि ये आपकी सरफेस है प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर के जो आपके परपेंडिकुलर है वो आपका नॉर्मल है। जिस भी एंगल पे लाइट आपकी पड़ रही है सरफेस पे वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आपकी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये समझने के बाद हम आते हैं आपके लॉज, जो आपके 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसमें से पहला ये है कि जो भी आपका एंगल आई है वो आपका एंगल आर के इक्वल होगा, यानी जितने भी एंगल पे आपकी इंसिडेंट रे सरफेस पे पड़ रही है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे भी आपका नॉर्मल के साथ बनाएगी। सो आपका फर्स्ट लॉ यही कहता है कि आपका एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपका नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि आपकी जो भी जो आपके एंगल रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो आपके ये ऐसा नहीं है कि एक रे आपकी एक प्लेन में जा रही है दूसरी दूसरे प्लेन में जा रही है, दे ऑल आर ट्रेवलिंग इन द सेम प्लेन। तो आपका फर्स्ट लॉ जैसे हमने कहा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, और सेकंड आपका ये है कि आपकी इंसिडेंट रे हुई, रिफ्लेक्टेड रे हुई, ये सब आपके सेम प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल से लॉज हैं जो बहुत ही फिंगर टिप्स पे आपको लर्न हो सकते हैं। तो आप ये अगर लॉज याद रखेंगे, क्योंकि ये लॉ तो हर आपके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, तो आई होप ये आपको याद रहेंगे आगे की अपनी क्लासेस के लिए, अपने पेपर के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आपकी बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम आ रहे हैं, जैसे आपको जो भी आपकी इमेज प्लेन मिरर में मिलती है वो आपकी वर्चुअल होती है या रियल होती है। जब भी हम इमेज की बात करते हैं तो आपकी 2 तरीके की इमेज बनती हैं, या तो वो रियल होती है या वर्चुअल होती है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो रियल इमेज वो है जो हम स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। रियल इमेज क्या है? विच कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। लेकिन वर्चुअल इमेज जो है वो आपकी स्क्रीन पे कैप्चर नहीं हो सकती। वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। ये तो एक सिंपल टर्म मैंने बता दी कि जो आपकी स्क्रीन पे आपको जो इमेज मिल जाएगी वो आपकी रियल है, जो नहीं मिलेगी वो नहीं है, वो आपकी वर्चुअल हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें तो ऐसा कैसे होता है? तो जो भी हम मिरर में इमेज देखते हैं वो हमारी वर्चुअल होती है या रियल इमेज होती है? तो हम इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका मिरर है,
लेट्स से इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जब आपके कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट पड़ेगी, जब आपके कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट पड़ती है तो वो इस तरीके से वापस जाएगी। आपकी ये वाली रे इस तरीके से वापस चली गई, ये ऐसे वापस चली गई। तो अब ये आपको रेस कहीं पे भी मिलती हुई नहीं दिख रही। आपकी रियल इमेज तभी बनेगी जब इमेज कहीं ना कहीं आपकी बनेगी, या आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो रेज हैं वो मीट करेंगी, तब आपकी रियल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज तब बनेगी जब आपकी रेज जो है वो मीट नहीं कर रही। अब आप इस अगर इमेज को देखें तो ये आपको कहीं भी रेज जो है वो आपस में मिलती हुई नहीं दिख रही। लेकिन अगर हम इनको बैक में एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखेंगी जिसको हम फोकस कहेंगे। लेकिन ये आपको यहाँ पे इस सरफेस पे कहीं पे भी मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो इसीलिए ये जो आपको इमेज जो आपको प्लेन मिरर से अपनी मिलती है वो आपको बिहाइंड द मिरर मिलती है। बिहाइंड द मिरर मिलती है और ये कहीं पे भी रेज आपकी मिलती नहीं है। तो जो आपकी जो इमेज जो आपको अपने प्लेन मिरर में दिखती है वो हो गई आपकी वर्चुअल। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो भी आपकी इमेज जो आपको मिरर में दिखती है वो वर्चुअल होती है, वो रियल नहीं होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है एंड इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, क्योंकि जो आपकी रेज हैं वो कहीं पे भी आपके मीट नहीं करती। दे ऑल आर डाइवर्जिंग, ये आपकी डाइवर्जिंग रेज है। कन्वर्जेंट रेज होती हैं जो आपस में मिले। सो ये जो रेज हैं ये आपकी डाइवर्जेंट रेज हैं जो कहीं पे भी मिल नहीं रही हैं। और ये अगर हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मिल रही है। इसीलिए आपकी जो इमेज मिलती है वो बिहाइंड द मिरर मिलती है और आपकी वर्चुअल होती है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो कि हेडलाइट, आपका जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें कैसी इमेज बनती है। जो आपकी हेडलाइट पे जो इमेज बनती है उसका हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। वहां पे क्या होता है कि आपका ये आपकी प्लेन सरफेस है, यहाँ पे आपका बल्ब होता है। तो यहाँ से आपकी जो बल्ब है वो आपका पॉइंट ऑफ फोकस है। तो यहाँ पे क्या होता है वो आपके फोकस पे अटैच होता है। तो जो भी आपकी रे होती है वो यहाँ से पैरेलल चली जाती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी जो इमेज है वो वर्चुअल बननी चाहिए, क्योंकि आपकी जो आपकी रेज हैं वो कहीं मिल नहीं रही है। तो इसका मतलब तो यही हुआ है कि आपकी ये जहाँ पे जो आपकी हेडलाइट से, जो आपकी कार की हेडलाइट से जो इमेज बन रही है वो होनी चाहिए वर्चुअल। लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो रेज पैरेलल होती हैं वो इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। तो इसका मतलब है कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये रेज मिलेंगी। तो अगर रेज इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी इसका मतलब है कि ये आपकी जो इमेज जो होगी यहाँ पे वो आपकी रियल बनेगी। तो आपको रियल और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक रियल का एक वर्चुअल का। वर्चुअल में हमने आपका एग्जाम्पल लिया है प्लेन मिरर का, जहां पे हम आपकी इमेज जो आपकी मिरर में आप देखते हो जो कि बिहाइंड द मिरर बनती है। आपको ये दिख रहा है कि कैसे बिहाइंड द मिरर बनती है। बिहाइंड द मिरर भी बनती है, रेज डाइवर्ज होती हैं और ये इमेज कभी भी आप स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इमेज आपको मिरर में दिखती है वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। वेयर एज यही आपके कार की हेडलाइट्स की बात करें तो वहां पे आपको जो इमेज मिलती है वो रियल मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रेज मिल नहीं रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। लेकिन जो रेज पैरेलल जाती हैं वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे मिलती है। तो जैसे भी एक स्टूडेंट ने बीच में रिप्लाई भी किया है कि रियल इमेज बनेगी यहाँ के कार की हेडलाइट से, तो दैट्स राइट, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं आपकी इमेज मिलेगी और आपको रियल इमेज आपकी कैप्चर होगी। तो आई गेस ये आपको वर्चुअल और रियल इमेज का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जो भी रेज मीट करेंगी वो आपकी रियल इमेज बनाएंगी और अगर आपकी रेज मीट नहीं करेंगी तो वो आपकी वर्चुअल इमेज बनाएंगी। इसके अलावा जो भी इमेज आप स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं वो रियल है, जो नहीं कैप्चर कर सकते हैं वो आपकी वर्चुअल है।
सेम चीज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन अगर आपकी रेज कहीं मिलती हैं तो वो रियल है, अगर नहीं मिलती हैं तो वो आपकी वर्चुअल है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन भी एक टॉपिक है। रिफ्रैक्शन के अंदर आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। जैसे रिफ्लेक्शन में हम कहते हैं कि सिर्फ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। जैसे कि अगर आप ग्लास में पानी भरें और उसमें अगर पेंसिल को डाल दे तो आपको दूर से देखेंगे तो पेंसिल टेढ़ी दिखेगी, वो इसीलिए क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है वहां पे। और रिफ्रैक्शन क्यों होती है? जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। क्योंकि अगर आपका पानी का ग्लास है और उसमें पेंसिल है तो आपकी लाइट कहाँ ट्रेवल कर रही है? आपकी एयर से ट्रेवल करके वाटर में आ रही है, तो मीडिया चेंज हो गया, गैसेस से लिक्विड में आई आपकी, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई। जहां पे भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी वहां पे आपको बेंडिंग ऑफ लाइट दिखेगी, यानी रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना आएगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, हो सकता है ये आप अपने प्रैक्टिकल्स में भी करें। ये हमने अपने स्कूल में आप लोग पढ़ते होंगे, आपने प्रैक्टिकल्स भी शायद करे हों, अगर नहीं करे हैं तो मैं एक बताती हूँ कि कैसे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। कि जैसे अगर आपका वाइट पेपर लो, उस पे आप ग्लास स्लैब रखो। ये हमारे फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में हम यूज करते थे, आप भी यूज करते होंगे। तो आपकी ग्लास स्लैब लो, ग्लास स्लैब पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए। परपेंडिकुलर लाइन बना के आप कुछ भी एक एंगल पे बनाइए और उस पे 2 पिन्स रख दीजिए। तो जब आप 2 पिन्स रख देंगे, आपने 2 पिन्स रखी, उसके बाद आप दूसरी तरफ से इसी आप इन पिन की इमेज को आपको कहाँ पे वो पिन की इमेज दिख रही है, यहाँ से आप देखने की कोशिश करेंगे। तो जहां भी पिन्स की आपकी आ रही हैं उसको आप ड्रॉ कीजिए और उसके बाद इस लाइन को ज्वाइन करें। और लाइन ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि आपने जितने एंगल पे ये बनाया था आपका ये वाला एंगल भी उतना ही होगा। तो ये आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि आपका एंगल आई जो हुआ है वो आपका एंगल आर के इक्वल है। तो ये एक सिंपल ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने फिजिक्स में करते भी होंगे, अगर नहीं भी किया होगा तो शायद आप आगे करेंगे जरूर, क्योंकि ये मतलब बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो स्कूल्स में करवाया जाता है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा हमने टॉपिक लिया है आज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो अगर आपका कुछ भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेरी क्वेश्चंस होंगे उनका मैं कोशिश करूंगी कि आंसर कर सकूं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जो मैंने थॉमस यंग वाला आपको एक्सपेरिमेंट बोला, आप प्लीज उसको जाके पढ़िएगा जरूर। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में आप मुझसे जरूर पुटअप करना, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं है। हमेशा टेक्स्ट बुक नॉलेज पढ़ना जरूरी नहीं होता, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए। तो अगर आप वो पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और आगे के लिए अगर आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी, दोपहर का टाइम है, सोइए मत, थोड़ा अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछिए। ये बहुत अच्छा चांस है लाइव क्लासेस के थ्रू क्वेश्चन पूछने का। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको। तो थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ।